कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से होगा मतदान। 224 सीटों पर 5 करोड़ 31 लाख से अधिक मतदाता 2615 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का करेंगे फैसला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ रक्षा अलंकरण समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को प्रदान किए 9 कीर्ति और 27 शौर्य चक्र। भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की द्विपक्षीय चर्चा। दोनों देशों के बीच जल तकनीक समेत 3 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर दूसरे मैत्री गेट का किया शिलान्यास। दोनों देशों के बीच मालवाहक वाहनों की आवाजाही होगी सुनिश्चित। बीएसएफ के लिए 108 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का करेंगे दौरा। नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। ब्रह्मकुमारी के शांतिवन परिसर में भी करेंगे दौरा। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास। और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने सड़कों पर जताया विरोध। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी समर की। कर्नाटक में अब मतदान का समय आ चुका है नजदीक और कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। 24 घंटे से भी कम समय अब बचा है मतदान के लिए। चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। सभी 224 विधानसभा सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है और कर्नाटक में 38 साल से सरकार बदलने का रिवाज रहा है। और कल होने वाले मतदान से पहले पीएम ने कर्नाटक की जनता के नाम वीडियो संदेश भी जारी किया है। उन्होंने जनता से वोट डालने की अपील की है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कर्नाटक में बुधवार को होने वाले मतदान से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से राज्य के तमाम मतदान केंद्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। राज्य की सभी 224 सीटों के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। तमाम मतदान टीमें अपने अपने इलाके में पहुंच चुकी हैं। राज्य चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 10 मई के चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे लगभग 58,000 जो बूथ हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और 58,000 बूथ में से लगभग 30,000 बूथों पे हमारा वेबकास्टिंग होगा। सीधा जो है प्रसारण होगा। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो सीधा निगाह उस पर रखेंगे एक्चुअली। सो पहली बार जो है लगभग आधे से ज़्यादा बूथ्स पे हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। बेहतर मतदाता अनुभव के लिए 1320 मतदान केंद्रों का प्रबंध महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें सखी बूथ कहा जाता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सखी बूथ भी बनाया गया, जिससे महिलाएं ज्यादा संख्या में घरों से निकलें। सखी बूथ का मतलब यह है कि यहां पर जो मतदान कर्मी हैं सारी महिलाएं हैं। इससे एक संदेश जाता है आधी आबादी में, महिलाओं में, कि उनकी जो जिम्मेदारी है मतदान को लेकर वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और पीछे न रहें मतदान के अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को समझने में। वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जगहों पर मतदान कर्मी भी पहुंच चुके हैं। समय हम साउथ कन्नड़ के मंगलुरु शहर में हैं और आपको बता दें कि ये पूरा इलाका कोस्टल एरिया में आता है और यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं। 10 मई को वोटिंग होने वाली है।
और उसको लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो ईवीएम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के भी व्यापक इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जो मतदाता है वो निर्भय होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। अलग अलग जिलों में भी मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को संबंधित मतदान केंद्रों पर पहुंचा दिया गया है। We have 1,775 booth plus 7 auxiliary booth. All the booth we prepared with assured minimum facility. We prepared and we had 2 rounds of inspection from local bodies as well as 2 rounds of inspection by sector magistrate also. हमारे 24 चेक पोस्ट जो है उधर सिक्योरिटी हमने बढ़ा दिया है और पूरा निगाह अपने कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट से वो कर रहे हैं। हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के सेपरेट टीम्स बना के कई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इलीगल जो लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके ऊपर हम नज़र रखे हैं। हमारे पास ज़िले में ऑलरेडी 22 कंपनीज ऑफ सशस्त्र सीमा बल और अदर CAPF कंपनीज आज ऑलरेडी है। फिलहाल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी की है और अब बारी है मतदाताओं की कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आयशा, शैलेंद्र, नीरज, धीरज और उर्मिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। दरबार हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2023 के पहले चरण के रक्षा अलंकरण समारोह में 9 कीर्ति चक्र और 27 शौर्य चक्र प्रदान किए। 27 शौर्य चक्र में 5 मरणोपरांत और 9 कीर्ति चक्र में 6 कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरता पुरस्कार प्राप्त जवानों और उनके परिवारों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री की ओर से रक्षा अलंकरण समारोह में कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं के लिए दिल्ली में आयोजित रात्रि भोज में रक्षा मंत्री सहित रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, CDS जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सहित सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत दौरे पर आए इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी महत्व के विभिन्न विषयों पर विस्तार से बातचीत हुई। इजरायली विदेश मंत्री आज सुबह ही भारत दौरे पर पहुंचे। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है, जिसमें 36 कारोबारी शामिल हैं। इजरायली विदेश मंत्री का दौरा आर्थिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की। इस दौरान तमाम अहम मसलों पर बातचीत हुई। इससे पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की उपस्थिति में भारत और इजराइल के बीच जल, तकनीक समेत 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद CII द्वारा आयोजित भारत इजराइल बिजनेस फोरम में इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इजराइल और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा उठाएंगे। केरल में धर्मांतरण के बाद आतंकी संगठन में शामिल होने वाली महिलाओं की कहानी बताती है द केरल स्टोरी। यह फिल्म एक तरफ हर दिन मुनाफा कमा रही है तो दूसरी तरफ कुछ राज्य इसे अपने यहाँ बैन भी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगाने के बाद कहा कि सरकार को ऐसी आशंका थी कि इस फिल्म को दिखाने से वहां हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। सवाल यह है कि इस फिल्म को देखने या दिखाने से किसके हिंसक होने का डर है ममता बनर्जी को। द केरल स्टोरी फिल्म पर पाबंदी, बयान और विवाद का दौर थमता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उसके बाद फिल्म निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक हटाए जाने की मांग की गई है। वहीं एक अन्य याचिका बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने आई है, जिस पर 15 मई को सुनवाई होगी। दूसरी ओर फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन ने कहा कि कानून व्यवस्था का हवाला देकर पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन करना समझ से परे है। आप अगर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना चाहते हो तो मैं तो पॉलिटिशियन हूं नहीं, मैं तो एक फिल्म मेकर हूं। मैं एक फिल्म बना सकता हूं। आप उसको देखोगे या नहीं देखोगे ये आप लोग
खुद डिसाइड करो ना, यहाँ पे पॉलिटिशियंस का भी कोई रोल नहीं होना चाहिए, लोग डिसाइड करेंगे देखेंगे या नहीं देखेंगे। कोलकाता में 4 दिन फिल्म, कोई हंगामा नहीं हुई, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं, अचानक दीदी को लग गया कि लॉ एंड ऑर्डर इशू हो सकता है। वहीं भाजपा को ममता बनर्जी पर राजनीतिक हमला करने का भरपूर मौका मिल गया। पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने, अवैध घुसपैठ करने वालों को शरण देने और फूट डालो शासन करो की नीति अपनाने के आरोप लगाए हैं। यहाँ की जो राजनीति चलती है, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जो है, डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स होती है। बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिया आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देश में एक बड़ा समस्या, दुनिया भर की जो समस्या है टेररिज्म को, उस पर जो फिल्म बना है और लड़कियों को बाला फुसका करके राष्ट्रविरोधी काम में लगाया जा रहा है, इस पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वो सबको देखने की इच्छा है। तो स्वाभाविक उत्तर प्रदेश सरकार जहां टैक्स फ्री करते हैं, यहाँ की सरकार उसको बंद करके सच्चाई को दबाने की प्रयास कर रही है। इधर द केरल स्टोरी निर्माण से जुड़े लोगों ने अज्ञात नंबरों से धमकी भरे फोन आने की बात भी कही है। फिल्म क्रू ने मुंबई में सरकार में मंत्री मंगल प्रभात लोधा से मुलाकात की। मंत्री ने सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस बीच उत्तर प्रदेश ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। ये टैक्स फ्री हो, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी घोषणा भी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब फिल्म टैक्स फ्री रहेगी। मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले ही घोषणा कर चुके हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि उन राज्यों में रहने वाले लोग सिनेमा घरों के माध्यम से इस फिल्म को न देख पावें, इसलिए वो प्रतिबंधित करने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत गलतफहमी में है। देश इधर दिल्ली में केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चाणक्यपुरी के एक सिनेमा घर में फिल्म देखी। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिल्म देखने के बाद उन्हें समझ में आया कि क्यों ममता बनर्जी को फिल्म पसंद नहीं आ रही है। दरअसल फिल्म की कहानी धर्मांतरण और लव जिहाद के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऐसे में कई विपक्षी दल फिल्म को एक वर्ग को कमजोर करने वाला करार देकर उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल स्थित सामाजिक सांस्कृतिक निकाय खोला हवा द्वारा आयोजित रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर भारत की कला जगत के विश्व में अभिव्यक्ति के सबसे बड़े माध्यम बने। आज़ादी के आंदोलन की राजनीति में न होने के बावजूद भी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी सभी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। एक ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए महामानव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अनेक मायनों में बारीकी से कवि गुरु के योगदान को देखे तो सच अर्थ में वो विश्व मानव थे। उनका योगदान केवल देश के लिए नहीं, केवल कला के लिए नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा था। राजनीति में न होने के बावजूद भी वो आजादी के आंदोलन के हर नेता के प्रेरणा स्रोत कवि गुरु रविंद्रनाथ रहे। पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने का सम्मान भी कवि गुरु के खाते में ही जाता है और दो देशों के राष्ट्रगान का रचयिता होने का सम्मान समग्र विश्व में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, आइंस्टाइन, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों के साथ इनका आत्मीय परिचय रहा। उन्होंने कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वालों को प्रेरणा भी दी और उनके प्रेरणा स्रोत बना। अमित शाह ने इससे पहले उत्तर 24 परगना जिले के पेट्रापोल में एकीकृत चेकपोस्ट पर दूसरे कार्गो गेट का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल की 108 करोड़ रुपए कीमत की 7 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बीएसएफ और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार की सीमा सुरक्षा नीति स्पष्ट है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्रों के गाँवों में देश के बाकी गांवों की तरह कल्याणकारी योजनाओं की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं और गांवों की कनेक्टिविटी अच्छी करने की दिशा में सरकार कदम उठा रही है।
राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एक बयान के जरिए कई निशाने साधे जा रहे हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है सचिन पायलट। मुख्यमंत्री गहलोत के वसुंधरा राजे पर दिए गए बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि लगता है कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं। सचिन पायलट ने 11 मई से 125 किलोमीटर की जन संघर्ष पदयात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के ही नेता सचिन पायलट के बीच अदावत थमने का नाम नहीं ले रही है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट इसकी आस पिछले 5 साल से लगाए बैठे हैं। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के उन बयानों पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने एक ओर पायलट गुट के नेताओं पर भाजपा से संपर्क होने की बात कही थी, तो दूसरी ओर वसुंधरा राजे को मौजूदा सरकार बचाने में अहम भूमिका निभाने वाला बताया था। पायलट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि अशोक गहलोत अपनी ही पार्टी के नेताओं की बुराई करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि विपक्षी नेताओं के गुणगान करते हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे 2020 में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए। आप सबको मालूम है सरकार बनने के बाद मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था और 2020 में देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में मेरे पर कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं और हमारे कुछ साथी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। अपनी बात को लेकर हम दिल्ली भी गए और अपनी बातों को रखा। उन्होंने अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। सचिन पायलट ने कहा कि जब हमारी नेता सोनिया गांधी ने अजय माकन और खरगे को विधायकों की बैठक के लिए भेजा था, लेकिन बैठक नहीं हो पाई थी। पार्टी विरोधी तो गतिविधि वही थी। उन्होंने बताया कि वे 11 मई को अजमेर से एक जन संघर्ष पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। जयपुर आएंगे, लगभग 5 दिन का समय इस यात्रा में लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, ये यात्रा किसी के विरोध में ना होकर करप्शन के विरोध में है, नौजवानों के पक्ष में है। जो तमाम जनता में आज मुद्दे हैं, जो इश्यूज को लेकर हम राजनीति करते हैं, जिन इशू पर मैं हमेशा अपनी बात रखता आया हूं, उनके बीच जाकर उनकी बात सुनकर उनकी आवाज बनने की हम लोग कोशिश करेंगे और यह अभियान शुरू होगा 11 तारीख को। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच नोकझोंक नई नहीं है, लेकिन चुनावी वर्ष में दोनों के बीच एक बार फिर मतभेद सार्वजनिक मंच पर हैं। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लिए चुनौती ये है कि वे इस भीतरघात से कैसे बाहर आएं। कांग्रेस नेतृत्व के लिए सवाल ये भी है कि क्या उनके पास गहलोत की राजनीतिक चाल की कोई काट है या नहीं। जयपुर से मुरारी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री नाथद्वारा में बुनियादी ढांचे और परिवहन संपर्क से जुड़ी 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। साथ ही ब्रह्मकुमारी में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास करेंगे। बुधवार को एक दिन के दौरे पर राजस्थान पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, बल्कि आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारियों के शांति वन परिसर का दौरा करेंगे और सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी में सुधार लाना इन योजनाओं का फोकस है। प्रधानमंत्री राजसमंद और उदयपुर में 2 लेन वाली सड़क निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। वे गेज परिवर्तन परियोजना और राजसमंद में नाथद्वारा से नाथद्वारा शहर तक एक नई लाइन के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे।
इन परियोजनाओं का मुख्य ध्यान क्षेत्र में अवसंरचना और परिवहन संपर्क को मजबूत करने पर होगा। सड़क और रेलवे क्षेत्र की परियोजनाओं से माल और सेवाओं की आवाजाही में सुविधा होगी, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सालों से यहाँ की जनता की मांग थी कि मेवाड़ और मारवाड़ जुड़ जाए। काफी लोगों ने इसका प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यहाँ सांसद महोदया दिया कुमारी जी के अथक प्रयास से यह रेलवे लाइन का कार्य स्वीकृत हुआ है। इससे इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन, व्यापार सब में काफ़ी इजाफा होगा और लोगों को डायरेक्ट मारवाड़ मेवाड़ से अलावा साउथ से भी जुड़ने का मौका मिल जाएगा। गुजरात पूरा जुड़ेगा नाथद्वारा। स्थानीय लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी मावली मारवाड़ जो रेल प्रोजेक्ट था, उसको ब्रॉडगेज करके सुचारू रूप से चलाना, जिससे कि मारवाड़ मेवाड़ से जुड़ा रहे और यहाँ के व्यापारी और वहाँ के व्यापारियों में आपस में आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही जो जनता दर्शन के लिए आती है उसको भी सुगम सुविधा मिल सके। दूसरा, मेवाड़ वीरों की भूमि, राणा प्रताप की भूमि, हल्दीघाटी की भूमि यहीं पर स्थित है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा हमें इससे मिलेगा। प्रधानमंत्री नाथ द्वारा में श्री नाथ जी मंदिर जाएंगे और प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन करेंगे। इस मंदिर में भगवान कृष्ण बाल अवतार के रूप में विराजमान है। पुष्टि मार्ग वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ में माननीय प्रधानमंत्री महोदय 10 मई को श्रीनाथ जी दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की बाल रूप की सेवा होती है। इंद्र का मान भंग करने के लिए श्री कृष्ण ने ये लीला की थी। ये हमारा जो मंदिर है इसको नंद राय की हवेली बोला जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे उस समय यहाँ दर्शन करके गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड जाएंगे। यहाँ विशाल डायमंड हॉल में सभा को संबोधित करने के साथ संस्थान द्वारा 50 एकड़ में बनने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सीनियर सिटीजन होम के सेकेंड फेज और नर्सिंग कॉलेज के एक्सटेंशन के लिए शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्थान के मुख्यालय आ रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर बहनों को काफ़ी इंतजार है, यहाँ सेवाओं में लगी हुई हैं बहनें। कुछ बहनें हमारे साथ हैं, बात करते हैं। हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। नरेंद्र मोदी साहब हमारे तो बड़े भाई हैं। गुजरात में जब आप सीएम रहे उस समय यहाँ मुख्यालय में आपकी 2-3 विजिट हुई थी, लेकिन पीएम बनने के बाद प्रथम बार आ रहे हैं। हमारे उमंग का कोई पारावारी नहीं है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर ब्रह्मा कुमारीज में खास तैयारियां की गई हैं। देश विदेश में जो सेवा केंद्र चला रहे निमित्त है, उन सबके दिल में इतनी शुभ भावना थी। बहुत दिन से मोदी जी को फिजिकली इधर आकर के कम दादी से भी मिले, कार्यक्रम में भी भाग लेवे। मुझे खुशी है। कल दोपहर में 2:30 तक इधर लगभग आने का प्रोग्राम है और साथ साथ में इसकी खुशी में उसके आगमन के लिए बहुत तैयारी भी हुई है। प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान देश भर में आध्यात्मिक पुनर्जागरण को गति देने पर रहा है। ब्रह्मा कुमारीज का ये दौरा उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। नाथ द्वारा से निशांत और माउंट आबू से गिरीश निशाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीडी न्यूज। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सुबह 8:30 बजे एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डोगर गांव में बोराड नदी पर बने पुल से बस नदी में 50 फीट नीचे जा गिरी। हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे, 9 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल हैं। 31 लोग घायल हैं। सभी यात्री खरगोन जिले के रहने वाले थे। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हज़ार रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 25-25 हज़ार रुपये सहायता देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है, जबकि घायलों को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। हमने जो भाई बहन रहे उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए की सहायता निधि की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायलों को 50 हज़ार और सामान्य घायलों को 10 हज़ार
इंदौर में भी इलाज की संपूर्ण व्यवस्थाएं की है, जिनको ले जाना पड़े वहां उनके इलाज की बेहतर व्यवस्था हो जाए। हम जिन भाई बहन को बचा नहीं पाए, बस दुर्घटना में नहीं बच पाए, उन सभी दिवंगत आत्मा को पूरी शांति दे, उनके परिवार को गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। संकट की घड़ी में हम सरकार उनके साथ खड़ी, उन परिवारों के साथ खड़ी है। G20 देशों के प्रतिनिधियों को गोवा की संस्कृति से भी रूबरू कराया गया। प्रतिनिधियों को आज आयोजन स्थल पर मूर्तियों और कलाकृतियों को दिखाया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। प्रदर्शनी में कर्नाटक के भुट्टा लकड़ी की कारीगरी और आगरा के संगमरमर की जड़ाऊ पत्थरों के काम के साथ साथ राजस्थान के चमकीले मिट्टी के बर्तनों को भी प्रदर्शित किया गया। This is really hardworking, putting lots of efforts, and now this meeting we are discussing and trying to advance the finalization of the deliverables. We are looking forward to the Varanasi Development Ministerial meeting, which is going to be an important moment. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को धरोहर स्थल सांची देश की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। एनएचडीसी के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सांची को पूर्ण रूप से सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की मंशा यही है हमारी कि जो कार्बन उत्सर्जन को है कम से कम इसको किया जाए, और 2030 तक जो उनका उद्देश्य है कि हम इतना रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड करेंगे, उसी के तहत में ये छोटी सी कदम है हम लोग की कि हम ये 3 मेगावाट का नागौरी में लगाने जा रहे हैं सोलर परियोजना। एक हम लोग और 5 मेगावाट का लगाने जा रहे हैं गुलगांव में, उसको हम लोग दूसरे कामों के लिए लगाएंगे। कुसुम सी परियोजना है, उसके तहत हम लोग देंगे। ये एक्सक्लूसिव सांची को सोलर सिटी को डेवलप करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया। इसकी पूरी बिजली प्रशासन द्वारा ऐसे डिज़ाइन की गई कि इसकी पूरी बिजली सांची में खपत हो पाए। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।